नमस्कार। मैं लेखक, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजर अमूल दवे मेरे यूट्यूब मंच एस्ट्रोपॉली एनालिसिस से मेरे चाहकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने अभी तक जितने भी वीडियो दिए हैं वो चाहे इकोनॉमिक रिसेशन का हो, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में हो, चाहे वो कोरोना के बारे में हो, चाहे वो अदानी जी के बारे में हो, ये सबको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मुझे बहुत चाहकों ने और ये रिक्वेस्ट की थी कि आप पाकिस्तान की हालत एकदम ख़राब हो गई है, तो पाकिस्तान पे एक वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, पाकिस्तान के ग्रामीण कैसे है ये आप हमें बताइए। अब आज मैंने ये जो हमारे फैंस है और हमारे जो सब्सक्राइबर है उनकी रिक्वेस्ट को मान रखते हुए आज पूरा पाकिस्तान पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक कीजिए, उसे फॉरवर्ड कीजिए। हमारे जो फ्यूचर के वीडियो है वो आपको तुरंत मिले, उसका नोटिफिकेशन भी आपको आए, इसके लिए हमारी ये हार्दिक विनंती है कि आप हमारे आइकॉन बेल जो है उसके पे प्रेस कर दीजिए। तो शुरू करते हैं ये पाकिस्तान के बारे में। इससे पहले मुझे कुछ कहना है। जो तुर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक, जो भूकंप आया है, उसने बहुत बड़ी जानहानि ली है और इसके टोल, इसकी खुमारी भी बहुत है। ऐसे ही अर्थक्वेक न्यूजीलैंड में भी, ऑकलैंड में भी आया है। तो एस्ट्रोलॉजिकली मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसके बारे में एक अलग वीडियो में जरूर बनाने वाला हूँ कि भाई ये जो 2023 जो शुरू हुआ है, और ये शुरू जब हुआ था 1 जनवरी में, तब एक ग्रहण योग चालू था, चंद्र के साथ में पाप ग्रह बैठे हुए थे। इसी वजह से ये जो नया साल है उसका प्रारंभ अच्छा नहीं हुआ है। और मैंने तभी भी कहा था कि भाई बहुत इकोनॉमिक रिसेशन आएंगे, मंदी भी आएंगी और आप सावधान रहिए। आप फूड क्राइसिस भी आएंगी, एनर्जी क्राइसिस भी आने की बहुत बड़ी संभावना। इसके साथ में मैंने ये भी कहा था कुदरती आपदा और विपदा का ये साल रहेगा। भूकंप, सुनामी, फिर लैंडस्लाइडिंग, ऐसी बहुत सारी आपदा होने वाली है। अभी ये क्या है कि प्रकृति का ये प्रलय भी बोल सकते हो या तो कुदरत का प्रकोप भी बोल सकते हो। लेकिन ये क्या हो रहा है कि भाई प्रकृति पे एकदम बहुत विकास के बदले विनाश हो रहा है प्रकृति, और इसलिए प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर रही है, अपने आप को एक समतोल कर रही है। उसके पे इतना हमारा भार बढ़ गया है आदमी मानव जाति का कि उसको ये बैलेंस करना जरूरी है। तो इसलिए मैं पहले से ही आपको फोरवन करता हूँ कि बहुत नजीक के भविष्य में ये सब भूकंप और दूसरी जो कुदरती आपदा है वो बहुत आने वाली है। आप सतर्क रहिए, आप सावधान रहिए, ये मेरी कहना है। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक जो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान कंगालिस्तान बनने जा रहा है। वो पाकिस्तान दिवालिया बनने के कगार पे है। पाकिस्तान एकदम कंगाल हो गया है। पाकिस्तान उसने जो भी ऋण उठाए, जो भी डेट उनके है, वो नहीं चुका पाने की स्थिति में आ गया है। पाकिस्तान बहुत बड़ा डिफॉल्ट करने वाला है। पाकिस्तान को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने की भी बहुत सारी संभावना है, और ये पहली टाइम नहीं है। पाकिस्तान बार बार ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसता है, और पाकिस्तान फिर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उससे सहायता लेके फिर कुछ ना कुछ थोड़ा दिन और भी निकलता है। लेकिन वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट इकोनॉमी अपनी कैसे इंप्रूव होए उसके बारे में कुछ मनन चिंतन करता नहीं है। अभी देखिए 1947 तक हमारे अखंड राष्ट्र था, या अखंड भारत माता, ये जो अखंड राष्ट्र थे उसके 2 संतान हुए, एक भारत और पाकिस्तान। अब एक संतान एकदम सक्सेसफुल, सफलता की सीढ़ी के एक कदम चढ़ते हुए एकदम टॉच पे पहुंच गया है। आज उसकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो एकदम आकर्षक और प्रभावशाली है। और यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, जो डेमोक्रेसी है, वो भी सराहनीय है। दूसरी तरफ देख लीजिए पाकिस्तान का हाल क्या है। पाकिस्तान के जो वहाँ के जो आम आदमी हैं, जो गरीब आदमी है, उनको खाने का भी नहीं मिल रहा है। गेहूं का आटा इतना महंगा हो गया है कि आप बात मत पूछिए। वहाँ पे जीवन एसेंशियल जो थिंग है, जीवन जीने के लिए जो जरूरी चीज़ है, वो भी बहुत बढ़ गई है। महंगाई जो अभी पाकिस्तान ने, आज ही रिपोर्ट आया है हमारे पास कि पाकिस्तान ने अपने नागरिकों पे, IMF ने जो कंडीशन किया है कि हम तुमको 1.1 बिलियन का बेल आउट पैकेज जरूर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको रिफॉर्म करने पड़ेंगे। तो रिफॉर्म करने के एक कवायद में पाकिस्तान ने एक मिनी बजट प्रस्तुत किया था। वो मिनी बजट में पाकिस्तान की जो
हाल की जो सरकार है, हाल की जो गवर्नमेंट है, उसने उनकी जनता पे बड़ा पेट्रोल बॉम्ब डाल दिया है। पेट्रोल का प्राइस 1 लीटर का 272 रुपीज हो गया है। डीजल का प्राइस 280 रुपीज पर लीटर है। तो ये इतनी खराब हालत हो गई है पाकिस्तान की कि बात मत पूछिए। वहाँ पे गेहूं का आटा, फिर वो जो नॉनवेज भी जो उनकी होती है, वो सब में बहुत भाव की वृद्धि हुई है। ऐसा कहा अभी का पाकिस्तान का ये जो मिनी बजट आया है, उसके बाद में उसकी जो महंगाई है वो 30 के आसपास होने की संभावना है। उसकी प्राइस जो 30 के आसपास हो जाएंगी। और ये सब करके पाकिस्तान ऐसा सोच रहा है कि 170 बिलियन या तो $639.7 मिलियन, 170 बिलियन रुपीस या $639.7 मिलियन वो जमा पाएगा। और इससे वो मानता है कि IMF के साथ जो उसकी बातचीत चल रही है पैकेज के लिए, बेल आउट पैकेज, उसमें उनको मदद मिलेगी और IMF ये कदम से खुश होके उनको जो लोन का जो इंस्टॉलमेंट देना है वो मिल जाएगा, ऐसी उनकी उम्मीद है। उनको जो 7 बिलियन लोन का जो IMF ने जो उनको प्रॉमिस किया है, उसमें से 1.1 बिलियन का जो उनका जो हिस्सा है वो बाकी रखा है IMF ने कहना है कि तो आपको सब्सिडी में कमी करनी पड़ेगी और आपको पेट्रोल और डीजल सबके भाव बढ़ाने पड़ेंगे, तो ही हम आपको ये लोन का इंस्टॉलमेंट देंगे। अभी पाकिस्तान की हाल की गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम भी है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन अगस्त महीने में ड्यू है, और अगस्त महीने में इलेक्शन ड्यू है, और ऐसे कदम अगर उठाएंगे तो ये जो प्रेजेंट जो शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो कैसे फिर से इलेक्ट होकर आएंगी, तो ये भी उनको एक चिंता सता रही है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की ऐसी हालत कैसे हुई। अब इंडिया आज सफलता की तोज पे आखा वर्ल्ड में इंडिया का नाम एक गर्व, एक सम्मान के साथ, एक आदर के साथ लिया जाता है, जबकि पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के नाम और उसका साथ कोई चाहता नहीं है। इवन उसके जो मुस्लिम मित्र भी जो है, सऊदी अरेबिया है, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, उन्होंने भी पाकिस्तान से किनारा कर दिया है। ऐसा क्या है हुआ है कि पाकिस्तान को कोई उस अछूता समझा जा रहा है, उससे कोई सहाय करने को भी तैयार नहीं हो रहा है। पाकिस्तान मानता है कि चीन उसका ऑल टाइम वेदर फ्रेंड है, मतलब कोई भी हवामान हो, कितना भी संकट हो, चाइना हमें मदद करेगा, लेकिन चाइना भी अभी उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये क्यों हुआ। और ये परिस्थिति में ऐसा भी हुआ है कि हमारे जो आपको तो मालूम है कि जो कश्मीर का जो हिस्सा है वो 7% हमारे पास है, 30% जैसा पाकिस्तान के पास रहेगा। और पाकिस्तान ने एक ऐसा किया है कि वही POK का 10% जो हिस्सा है वो चाइना को उसने दे दिया है। तो इस प्रकार वहाँ पे जो POK के जो गिलगिट और बाल्टिस्तान जो है भाग, वहाँ पे आंदोलन हो रहा है। वहाँ के लोग बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमें इंडिया के साथ जाना है। तो ये सब वजह से एक उम्मीद इंडिया के लिए भी है कि भाई इंडिया अब चाहे तो क्या इंडिया POK वापस ले लेगा, जैसे कि हमारे केंद्रीय गृह प्रधान अमित शाह, हमारे सर्वोच्च डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और हमारे पंत प्रधान मोदी जी ने बार बार ये कहा है कि POK हमारा अविभाज्य अंग है, POK इज अवर अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी, और हम उसको हासिल करे बिना रहने वाले नहीं है। ऐसा एक ठराव, एक विधायक भी हमने पार्लियामेंट, संसद में पारित किया हुआ है। अभी पाकिस्तान की ये हालत क्यों हो गई। अभी हम ये क्योंकि पाकिस्तान का मुद्दा थोड़ा POK का जो मसला हमने आज लिया है वो थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए हम इसको 2 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना चाहते हैं। एक हम पॉलिटिकली हम एनालिसिस करेंगे और दूसरा हम एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस करेंगे कि क्या POK फिर से भारत में आने के ग्रहमान है कि क्या ऐसे योग बनते। इसलिए ये हम 2 हिस्से में करेंगे, लेकिन ये जो होगा, ये POK का जो सब्जेक्ट है वो बहुत रोचक और रसप्रद है। इसलिए हम आपको विनंती करेंगे कि आप आखिर तक इस एपिसोड को देखना, और उसके बाद का एपिसोड भी जो हम नजीक के फ्यूचर में डालने वाले उसे भी आप जरूर देखना। और ये तो आपको मालूम है कि आप अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और फॉरवर्ड आपको करना है। अभी पाकिस्तान, इंडिया क्यों इतना तरक्की किया और पाकिस्तान क्यों नहीं किया, पहले वो सवाल का जवाब हम देते हैं। इसका एक कारण यही है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खाली कागज पे है। पाकिस्तान में 4 बार उनके जो आर्मी के जनरल होते हैं, सेनापति, उन्होंने कूप किया है, उन्होंने ये जो सिविल गवर्नमेंट होता है उसको हटा के सत्ता के सूत्र अपने हाथ में ले लिए। ऐसे 4 बार हुआ है। और ऐसे भी जो भी अभी भी जो गवर्नमेंट होती है, जो भी गवर्नमेंट आती है, इलेक्ट होते हैं, वो एक पपेट गवर्नमेंट होती है, वो एक कठपुतली सरकार जैसी होती है। मोस्टली सब पावर आर्मी के पास ही होती है।
दूसरी बात यह है कि इंडिया में स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इंडिया में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी भी बहुत कंट्रोल में, जबकि पाकिस्तान जो टेरर का आकाई है, टेरर का जन्म देने में पाकिस्तान एक टेरर स्टेट ही है, ऐसा समझ लीजिए। और पाकिस्तान ने कश्मीर की अपनी जीत और ये कैसे भी पाने की ये जो उसकी हट है, उसमें उसने पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को बहुत प्रोत्साहित किया है। और इससे पहले तो बहुत सारी हिंदुस्तान में वो टेररिस्ट भेजते थे और एक टेररिस्ट जो हमले और टेररिस्ट अटैक के घटना को अंजाम देते थे। और अभी पाकिस्तान में आपको नहीं मालूम रहेगा कि एक साल में पाकिस्तान तालिबान से तरफ से 50 टाइम्स अटैक हुआ है, टेरर अटैक हुआ है। तो आप ही जाने के वहाँ कौन निवासकार, कौन इन्वेस्टर वहाँ पे अपनी पूंजी लगाएगा। चाइना की जिसने वन बेल्ट और एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए एक पहल की है, और ये पहल में इंडिया ने बहुत सारा ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि ये कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है वो हमारे पीओके के एरिया से शुरू होता है। तो भारत ने इसके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्शन दिए हुए हैं। और चाइना तो आपको मालूम है, चाइना कुछ भी करता है। चाइना एक विस्तारवादी मंसूबे वाला देश है, उसके सभी पड़ोसी के साथ उसके झगड़े चालू है। चाइना पाकिस्तान को भी अगर कोई मदद देता है, श्रीलंका को भी उसका अनुभव हो गया है, और पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी हो रही है। और पाकिस्तान को भी मालूम पड़ गया है, क्योंकि चाइना मदद देगा तो सामने वो उसके सामने उसका जो बेनिफिट लिए बिना वो छोड़ने वाला नहीं है। अगर वो पैसे से नहीं लेगा तो वो टेरिटरी के हिसाब से ले लेते हैं। और चाइना ने ये प्रोजेक्ट तो चालू करा है, लेकिन पैसा तो पाकिस्तान लोन लगा रहा है। और ये प्रोजेक्ट का जो भी रोजगार मिलना चाहिए वो पाकिस्तानी को तो मिलता नहीं है। वो सब रोजगार चाइना वाले वर्कर आते हैं, उन लोग करते हैं। तो पाकिस्तान का इसका कोई लाभ रोजगारी के मसले में मिल नहीं रहा है। और दूसरी ये बात है कि ये जो पीओके जो है, पीओके का कैसे हुआ, पीओके कैसे वो कश्मीर का जो थोड़ा हिस्सा है पाकिस्तान कैसे ले गया, तो इसकी भी एक जो ब्रीफ में मैं उसके भी हिस्ट्री आपको अभी बता रहा हूँ। कि जैसे कि आपको मालूम है कि भाई 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, और लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अभी पाकिस्तान ने क्या किया, माउंटबेटन एक ही वक्त में दो जगह में जा सकते नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि 13 और 14 अक्टूबर को, 13 और 14 अक्टूबर में उन्होंने पाकिस्तान में आज़ादी का प्रोग्राम रखा, और बाद में 15 अगस्त में उन्होंने इंडिया में आने का एक शेड्यूल बनाया। और जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन उधर गए और आज़ादी का ये हुआ, और उसके बाद में वो 15 अगस्त को आए, और जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम पंत प्रधान थे, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीज विद डेमोक्रेसी ऐसे करके एक प्रवचन दिया है, जो बहुत सुनने लायक है और ऐतिहासिक प्रवचन है। तभी भारत को भी आज़ादी मिली नहीं। पाकिस्तान ये कहता है कि हमने आज़ादी 15 को नहीं 14 अगस्त को ली, और वो अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो 14 अगस्त को मनाता है। ये बात है। अभी पाकिस्तान ने ये आज़ादी तो लेगी, लेकिन उस टाइम क्या था जब बहुत सारी रियासतें थी और बहुत रजवाड़े थे। राजा के जो हुकूमत थे, उनको ब्रिटेन ने 3 ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन था इंडिया के साथ जाओ, इंडिया के साथ विलयीकरण करो, दूसरा था पाकिस्तान के साथ विलय करो, या तो तीसरा तुम अपना एक अलग कंट्री बनाओ। तो हमारे जो प्रथम होम मिनिस्टर थे, गृह प्रधान जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सब जितने भी रजवाड़े और जितने भी रियासतें हैं उसको भारत के साथ एकीकरण करने की जिम्मेदारी दी गई थी, और उन्होंने ये काम बखूबी से निभाया। उसमें उनको 2 तकलीफ हो रही थी। एक तकलीफ उनको मेन तकलीफ जूनागढ़ में हो रही थी, और एक हैदराबाद, तो उनके लिए गले की हड्डी जैसे बन गए थे। दोनों के जो नवाब थे वो उनको कोई सहकार नहीं दे रहे थे। अभी वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो पूरे कश्मीर को अपने भारत में समाने के लिए इतने उत्सुक नहीं थे। उसका एक सिंपल ऑब्वियस रीजन है, एक सिंपल कारण ये है कि ये जो कश्मीर में जो मेजॉरिटी जो पीपल थे वो मुस्लिम थे, और वहाँ का जो रूलर, वो जो शासक था, वो हरि सिंह, वो हिंदू थे। लेकिन उनको एक टाइम अगर हम उनको ज्वाइन करें फिर बाद में कश्मीर में प्रॉब्लम बहुत होने वाले, वो उनको मालूम था, इसलिए वो इतने उत्सुक नहीं थे। जबकि जवाहरलाल नेहरू की बात ही अलग है। जवाहरलाल नेहरू तो कश्मीर से ये कश्मीरी पंडित थे, तो उनका तो कश्मीर के साथ बहुत लगाव था, और वो कोई भी हालत में कश्मीर को इंडिया से अलग करने मानते नहीं थे। अभी जब 15 अगस्त के पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने हरि सिंह को बुलाया था कि भाई आइए, तो हरि सिंह आए थे, तो उनको माउंटबेटन ने ये बताया, अभी माउंटबेटन को ये बताया कि आपको कोई भी कंट्री में ज्वाइन होना है तो हमें एतराज नहीं है, आप
के साथ भी ज्वाइन हो सकते हो, आपका विलयीकरण ये आपके स्टेट के कर सकते हो, या तो पाकिस्तान के साथ में भी कर दो। अभी मेनन साहब जो उनके मेन एडवाइज़र थे माउंटबेटन के, और जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के बहुत विश्वासु करीबी जो थे, वो मेनन साहब अपने पुस्तक में लिखते हैं, अपने बुक में लिखते हैं कि भाई लॉर्ड माउंटबेटन ने जो वहाँ के जो कश्मीर के शासक को ये कहा कि भाई आप पाकिस्तान में ज्वाइन होगा तो हमें तो भारत को कोई एतराज नहीं है, ऐसा वल्लभ भाई पटेल ने मुझे कहा है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ये सब चीज़ उनके उनके देख रेख हेठल आती थी। तो उन्होंने माउंटबेटन ने बताया ऐसा मेनन जी ने लिखा, ऐसे बहुत सारे मिलते थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो कश्मीर के जो विधान थे, अगर अभी बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसा चलता है कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से कश्मीर गया, ये हुआ, लेकिन अगर तथ्य और सत्य को माना जाए तो ये बात निश्चित है। जो ये हमने जो हिस्ट्री पढ़ा और जो डॉक्यूमेंट का हमने स्टडी किया है, इसमें ये बात एकदम तय है कि भाई सर जवाहरलाल नेहरू तो कश्मीर कोई भी प्रकार से इंडिया के साथ ही विलय करना चाहते थे। और वल्लभ भाई पटेल के मन में थोड़ी शंकाएं भी थी थोड़ी, क्योंकि वो मैंने जैसे आगे बताया, और वल्लभ भाई पटेल ने इस बारे में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, विरोधाभासी विधान दिए। एक कोई इतिहासकार का तो ये भी कहना है कि वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ और हैदराबाद के बदले में कश्मीर को पाकिस्तान देने के लिए तैयार भी थे, ऐसा कोई इतिहासकार का कहना है। तो हमें वो सब कंट्रोवर्सी में गिरना नहीं है। हमारा तो ये जो पीओके का कैसा पाकिस्तान ने हड़प कर दिया, उस बारे में हमें फोकस करना है। तो फिर थोड़े दिन के बाद जो अभी जो दिवालिया के कगार पे खड़ा है, उसमें उसने क्या किया, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी चाल खेली, जो चाल उन्होंने कारगिल में भी की थी। उन्होंने ये किया कि थोड़े आदिवासी वो कहते हैं कि आदिवासी थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो पाकिस्तान के ही सैनिक थे, और वो कबाली करके जो भी थे उनको आधुनिक वेपन देके वहाँ पे कश्मीर में घुसखोरी करने को भेज दिया। और वो जो उसमें हरि सिंह का भी जो सैन्य था, उसका भी थोड़ा हिस्सा उनके साथ शामिल हो गया। इसीलिए वजह से क्या हो गया कि ये जो आदिवासी थे उन लोग धीरे धीरे बहुत आगे कुछ कर, श्रीलंका से अपने जो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी थी श्रीनगर के भी 20 माइल के इतने करीब आ गए। इसीलिए वजह से हरि सिंह चिंता में आ गए, उनको बहुत डर लग गया, और उन्होंने तुरंत ही भारत के साथ संपर्क किया, और भारत को साथ संपर्क करके मुझे आप आर्मी भेज के मदद कीजिए। तो भारत ने ये कंडीशन रखी कि अगर आपको हमारे साथ आना है तो आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलयीकरण के जो दस्तावेज है उसमें साइन करना पड़ेगा। और फिर मेनन साहब को उधर भेजा गया, मेनन साहब ने उसमें साइन किया। बाद में भारत ने लश्कर में उधर जाके ये जो आदिवासी को खदेड़ने को शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट हमने किया। फिर पीओके के भाग में जब हम गए तभी पाकिस्तान ने बहुत एतराज उठाया, और ब्रिटेन को ये डर लग गया कि अभी ऐसा न हो जाए कि भारत और पाकिस्तान का जंग ही छेड़ जाए, इसलिए उन्होंने इंटरफेरेंस किया। फिर उन्होंने तो भी वहाँ पे एक तंगदिली का माहौल और ये होने लगा। और जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी कंडीशन रखी थी कि शेख अब्दुल्ला को आप जेल में से रिहाई करके आप उनके हाथ में सत्ता के सूत्र दे दो। तो वो प्रकार से हरि सिंह ने किया। उनको हरि सिंह को ये भी सलाह दी गई थी कि आप जम्मू चले जाओ, नहीं तो इधर आपके जान पे भी खतरा है। तो ये होने के बावजूद फिर भी पाकिस्तान अड़ा रहा, पाकिस्तान की जो साजिश है वो चलती रही। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने, और एक टाइम तो पाकिस्तान के पंतप्रधान ने इंडिया के पंतप्रधान को बातचीत के लिए भी बुलाया, लेकिन वहाँ जाना इस बारे में थोड़े वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे। तो इसलिए गांधी जी की राय ली गई। गांधी जी ने कहा कि वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी जवाहरलाल नेहरू उस वक्त नहीं जा सकते क्योंकि उनको बुखार भी था। तो ये हो गया। फिर जवाहरलाल नेहरू ने फिर माउंटबेटन से उनकी राय ली कि भी क्या करना चाहिए अभी। तो माउंटबेटन ने उनको एक एडवाइस दी कि आप यूएनओ में जाओ, आप संयुक्त राष्ट्र संघ में जाइए और वहाँ पे वो रखिए। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल दोनों इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पे कि नहीं आप उधर जाइए। और वहाँ पे जाने के बाद इंग्लैंड ने अपना कलर ही चेंज कर दिया। इंग्लैंड ने एकदम जो अभी बोला अभी पोप जैसा सिचुएशन खड़ा कर दिया, और इसकी वजह से वहाँ पे एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपने मिलिट्री को जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ से हटा दे, और वहाँ पे फिर जनमत संग्रह लिया जाएगा। लेकिन भारत ने तो उसने भाग में से पीओके में से हटा दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने, क्योंकि भारत की आर्मी उधर खड़ी रही, उधर उन्होंने अभी तक एंटर किया नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ से उसके जो आर्मी के ट्रूप से उसको हटाया नहीं, और ना ही जनमत संग्रह जो लेना चाहिए था वो भी लिया नहीं।
तो अभी ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो जाने की एक गलती हो गई थी जवाहरलाल नेहरू से, वो गलती बाद में इंदिरा गांधी, उनकी जो बेटी हो और जो प्रथम महिला पंत प्रधान है, उन्होंने ये एक गलती सुधारने का एक प्रयास किया। पहले तो उन्होंने ये किया, पाकिस्तान को 1971 वॉर में पाकिस्तान को 2 भाग में विभाजित कर दिया। जो ईस्ट बंगाल जो था, जहाँ पे पाकिस्तान के पंजाब मोस्टली जो पंजाबी डोमिनेंस है, उन लोग वहाँ पे बहुत जुल्म सितम करते थे और इसका फायदा लेते हुए इंदिरा गांधी ने, जब पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा तो इंदिरा गांधी ने उनको, और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और फील्ड मार्शल मानेकशॉ और उनकी मेहनत की बदौलत इंडिया ने 1971 का वोट जीत लिया। और फिर उनके बहुत सारे जो सैन्य था उस सबने सरेंडर किया था और सबको इंडिया अच्छी तरह ट्रीटमेंट करके उसको रख रही थी। उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया था, POW बनाया था। और तभी इंदिरा गांधी ने एक शिमला समझौता साइन किया था भुट्टो के साथ। उसमें ये लिख दिया था कि हमारे जो भी मसला होंगे, जो भी मसले नदी के होए कि कुछ भी, वो मसला हम द्विपक्षीय बायलैटरल फ्रंट में ही सोल्व करेंगे, उसको हम UN में नहीं लिखेंगे। इस प्रकार इंदिरा गांधी जी ने जो गलती हुई थी UNO में ये प्रश्न लेने की, वो गलती को सुधार दी। अभी पाकिस्तान की खराब हालत का कारण एक तो जैसे मैंने बताया कि पंजाबी डोमिनेंस से, दूसरे जो है मुजाहिर लोग है, सिंधी लोग है, बलूचिस्तान में जो रहते हैं, और ये बिल्कुल अपने जो POK के लोग हैं, सबके साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनको हैरेस किया जाता है, उनको निग्लेक्ट किया जाता है, उनकी उपेक्षा हो रही है। और यही एक कारण की वजह से वहाँ एक पूरा एक असंतोष फैला हुआ है, एक पूरा डिसग्रेंटेड एलिमेंट उधर सब खड़े हुए हैं। और उन लोग पाकिस्तान से नहीं, चीन से भी नाराज है, क्योंकि चीन भी बहुत एक तो उनको रोजगार नहीं देता, और उनके जो जैसे कि अपने POK में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है और पूरी बिजली तो POK में पैदा होती है, लेकिन ये POK वाले को जास्ती भाव में रेट में देते हैं, और पंजाब में बहुत, और दूसरे प्रांत में वो सस्ते दर में देते हैं। और ये जो विकास जो हुआ है, और तो चाइना की जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो विकास हो रहा है, उसमें जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, उन्हें तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। ये सब फायदा लश्कर के जनरल लोग ले रहे हैं। लश्कर के जनरल लोग जो आम किसान है, उसकी जमीन भी हड़प कर देते हैं, उनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, उनके लड़के लोग कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं, उनके पास बेशुमार दौलत है। जैसा कि अभी सुना है कि भाई जो बाजवा जो अभी रिटायर हुए, उनके पास उनकी दौलत का कोई अंदाजा लगाना मुश्किल है, ऐसा रिपोर्ट हमें प्रेस में आ रहे हैं। तो इसका एक पाकिस्तान की ये जो खराब हालत है और ये जो दुर्दशा है, उसका एक कारण वहाँ के आर्मी है। दूसरी क्या है कि जो बजट जो होता है उसका 50% एलोटमेंट आर्मी के लिए होता है। अब आर्मी क्या करता है वो पैसे का क्या मालूम। ऐसा भी सुना गया है कि ये पाकिस्तान के आर्मी ने जो वेपन्स थे वो यूक्रेन को बेच दिए, और यूक्रेन से भी पैसा उन लोग बना रहे, और उनके जनरल लोग और पूरा देश को कब्जा किया। और ये जो सरकारें जो होती है वो खाली कागज पे होती है। पाकिस्तान के आर्मी के पूरी जो पावर होती है वो पाकिस्तान के आर्मी के पास हो। दूसरी और एक कारण ये भी कि पाकिस्तान ने 3 टाइम इंडिया के साथ में हो, तीनों टाइम उसको मुंह की खानी पड़ी है। तीनों टाइम उसका एकदम उनका एकदम खराब पराजय, उनको खराब हार उनको खानी पड़ी है। और जो पैसा और उन्होंने टेररिज्म फैलाने के लिए फैलाया है, उसका परिणाम अब भुगत रहे। अभी तालिबान जो उन्होंने खड़ा किया है, जब रशिया ने अफगानिस्तान में कब्जा जमाया था, तभी अमेरिका ने उसको मुक्त करने के लिए पाकिस्तान को बहुत सारे डॉलर्स और वेपन साई किए थे। सब पैसे और सब उन्होंने इंडिया के विरुद्ध लगाए, इंडिया के विरुद्ध टेररिस्ट एक्टिविटी करने में लगाए, उसका भी खामियाजा वो भुगत रहा है। इसीलिए पाकिस्तान की जो खराब हालत है उसके ये सब कारण है। अभी पाकिस्तान के दूसरे भी उसकी जो पायमाली के बहुत दूसरे भी कारण बहुत है। वहाँ पे जो माइनॉरिटीज है उनके पे बहुत अटैक होते हैं, और जो पाकिस्तान की आर्मी बाहर के देश से नहीं लड़ती है, पाकिस्तान की आर्मी अपने आदमी को मार देती है और अपने आदमी को ही दम मारती है और अपने आदमी के सामने युद्ध कर रही है। बाहर तो उनका कोई दिख नहीं रहा है। अभी तालिबान भी उनको आंख दिखाने लगा है। अभी बीच में जो पेशावर में एक मस्जिद में अटैक हुआ था, टेरर अटैक, तो पाकिस्तान ने बोला ये तालिबान इसके लिए जिम्मेदार है। तो तालिबान ने सख्त आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि हमारा नाम मत दिया जाए, ये आपका ही करतूत है, आपने जो टेररिस्ट को पाला पोसा है वो अभी आपको ही आंख दिखा रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान की पायमाली और का ये कारण। और एक अहम कारण ये है कि भाई पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार नहीं करता है, और पाकिस्तान को अगर भारत के साथ व्यापार करे तो उसको बहुत सारी चीज सस्ते में मिल सकती है। अपने बहुत सारे प्रांत में उनके और अपने में बॉर्डर पास होती है, और भारत और चीन का भी सीमा विवाद है, लेकिन भारत ने कभी चीन के साथ व्यापार बंद
नहीं किया है। जबकि पाकिस्तान का बात ही अलग है। पाकिस्तान अभी भी अपनी अकड़ छोड़ता नहीं है। उसको उनके मुस्लिम जो दोस्त थे सऊदी अरेबिया, यूएई, वो भी उन्हें बहुत टाइम एडवाइस और सलाह देते हैं कि भाई आप भारत के साथ व्यापार करो, कश्मीर का मसला अभी आलाप करने का छोड़ दीजिए। आपकी कोई सुनता भी नहीं है, आपकी कोई सुनता भी नहीं है। अभी हमारे जो कश्मीर में 340 की आर्टिकल कैंसिल होने के बाद सऊदी अरेबिया, यूएई और इजराइल अभी कश्मीर में भी हमारे वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी फॉरेन कंट्री उनको लोन देने को भी तैयार नहीं। ना ही अभी अमेरिका को तालिबान वाले की भी गरज नहीं है, अफगानिस्तान की गरज नहीं है, तो वो पाकिस्तान की तो उनको कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, अमेरिका खाली ये देख रहा है उनके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो कोई टेररिस्ट के हाथ में ना आ जाए, उतना ही वो ध्यान दे रहा है। अमेरिका भी उनको कोई डॉलर वॉलर दे नहीं रहा है। इसीलिए पाकिस्तान की हालत गिर के आज जो कंगालियत के कगार पे आ गई है। पाकिस्तान का ये जो हमने विवेचन किया कि उनकी जो कंगालियत क्यों हुई, ये आपको अभी समझ में आएगा। आपको मैंने पीओके का ब्रीफ इतिहास भी कहा है। जैसे कि जूनागढ़ का जो मैंने कहा कि भाई वो जो मसला था उसमें फिर जूनागढ़ हम वो नवाब नहीं मान रहे थे, तो हमने वो जूनागढ़ ले लिया और जूनागढ़ में जन मत संग्रह किया था। उसमें वहाँ के बहुत सारे 70%, 80 से भी जास्ती लोगों ने ये मत दिया था कि हमें भारत के साथ ही रहना है। तो इस प्रकार है। अभी पीओके में जो हालत है, पीओके के आदमी को न खाना मिल रहा है, न कोई उनको रोजगार मिल रहा है, उनका खाली एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो वो लोग बहुत नाराज है। और इतने नाराज है कि उन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको भारत के साथ ज्वाइन होना है, और वहाँ पे पाकिस्तान मुर्दाबाद ऐसे नारे भी सुनने में मिल रहे हैं। तो ये हमारा जो पाकिस्तान के बारे में पहला ये एपिसोड है। अभी सेकंड एपिसोड में हम ये बताएंगे कि भाई क्या भारत पीओके के जो पार्ट है वो अपने जीत लेगा, या तो वो एक भी गोली चलाए बिना अपने साथ में विलीनीकरण उसका कर सकेगा कि नहीं। पाकिस्तान का भविष्य में क्या होएगा, ये सब, क्या पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े हो जाएंगे, क्या पाकिस्तान का ये जो नक्शे में से, मैप में से उसका नामो निशान ही मिट जाएगा। ये सब चीज़ की चर्चा हम हमारे सेकंड एपिसोड में करेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, इसको फॉरवर्ड कीजिए। जय हिंद।